हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो हम बिजनेस स्टडी बुक का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कर रहे थे क्लास 11th का। आज हम उसका करेंगे लास्ट टॉपिक MOA एंड AOA, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, फिर AOA करेंगे पूरे डिटेल से। तो MOA ना एक आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। आप जब आपने कंपनी रजिस्टर करनी है उसके लिए, आपको कंपनी बनाने के लिए आपको MOA बड़ा ज़रूरी कंपलसरी है। AOA हम पढ़ेंगे उतना कंपलसरी नहीं है, उसकी जगह हम टेबल F भी अप्लाई कर सकते हैं, बट MOA बहुत कंपलसरी है, उसको हम पढ़ते हैं डिटेल से। वो होता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बनाने का पर्पस क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है डॉक्यूमेंट में, क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो हम पढ़ते क्या होता है, इट इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है वो कंपनी का, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा कंपनी के लिए। उसमें क्या होता है, इट कंटेन द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। उसमें क्या होता है कि कंपनी के पावर बताई होती है और ऑब्जेक्टिव बताया होता है कि कंपनी की क्या क्या पावर है और कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, क्या पर्पस है कंपनी बनाने का या कंपनी चलाने का। ठीक है, आगे क्या है, MOA प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर। क्या कहता है, MOA प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन किसको, आउटसाइडर को, सच एज क्रेडिटर, सप्लायर एक्सेट्रा। मतलब कि MOA जो होता है किसको इन्फॉर्मेशन देता है, आउटसाइडर को, जो कंपनी के अंदर काम नहीं करते, जो कंपनी से बाहर लोग हैं, जैसे कि सप्लायर है, आपके क्रेडिटर हो गए जो उधार देने वाले पैसे होते हैं वो जिनसे हम लेते हैं वो हो गए, या आप नॉर्मल पीपल लोग हैं, उनके लिए वो डॉक्यूमेंट बड़ा हेल्पफुल होता है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आगे इट आल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि आपको बाहर वाले लोगों के लिए होता है स्पेशली, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। इट कैन बी अल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन कंपनी एक्ट। उसको हम थोड़ा बहुत सही कर सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग ओनली जो प्रोविजन दी हुई है कंपनी एक्ट के अंदर उसमें उसके तहत हम उसको थोड़ा बहुत सही कर सकते हैं। ठीक है, अल्टर में उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं। उसके बाद अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा मतलब बदल सकते हैं। उसमें क्या कहते हैं, आपने कुछ चेंजेस लाने हैं, अल्टरेशन मतलब थोड़ी सी चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, क्या होगा उसमें, MO क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पावर बताई गई होती है कंपनी के और ऑब्जेक्टिव बताए गए होते हैं कंपनी के। ठीक है, क्या कंपनी का पर्पस है बनाने का, वो किसके लिए स्पेशली होता है, आउटडोर पीपल्स के लिए स्पेशली ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं हम पढ़ते हैं डिटेल से। पहला कंटेंट है, इसके बाद हम सारे कंटेंट धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या है, नेम क्लॉज। उसमें नेम क्लॉज होता है, क्या पहला कंटेंट क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, उसमें क्या बताया होगा, दिया होगा नेम क्लॉज, उसको फिल करना। उसमें क्या होता है, इट कंटेन द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी। उसमें क्या दिया होता है कि नेम, पूरा नाम बताया गया होता है कंपनी का, कि कंपनी का जैसे हमने ABCD जो भी रखा हुआ उसका कंपनी की पूरा नाम उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है, MOA में। आगे आपकी जो कंपनी आपने जो रजिस्टर करानी है उसका पूरा नाम होना चाहिए। द नेम ऑफ कंपनी मस्ट बी एंड विद लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। जो कंपनी का नाम है उसके बाद क्या लिखा होना चाहिए, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। मैंने आपको बताया था लिमिटेड किसके साथ आता है, प्राइवेट लिमिटेड किसके साथ आता है। लिमिटेड उसके साथ आता है जिसने पब्लिक कंपनी खोलनी है। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जिसमें मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, उसमें शेयर इशू किए जाते हैं। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के नाम के बाद क्या लिखेंगे हम, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और पब्लिक कंपनी के साथ बाद में क्या लिखेंगे, पब्लिक का नाम, जो कंपनी का नाम होगा उसके बाद सिर्फ लिमिटेड लिखेंगे, पब्लिक नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्या, नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू द नेम ऑफ अदर कंपनी। जो नेम आपका कंपनी का जो नाम है ना, वो किसी और कंपनी के साथ मैच नहीं होना चाहिए। मतलब उसके आपकी कंपनी के जो आपने नाम सोचा पहले से उस नाम की कंपनी एग्जिस्ट करती है तो वो आपकी कंपनी नहीं रजिस्टर होगी, उसको वर्ड कर दिया जाएगा। एंड नॉट कंटेन कोऑपरेटिव वर्ड, और उसमें कोऑपरेटिव वर्ड भी होना चाहिए। मतलब ABCD हमने जो भी नाम लिखा उसमें कोऑपरेटिव वर्ड का नहीं यूज़ करना। ठीक है, तब भी वो नहीं लिया जाएगा आपकी कंपनी का ना, और मतलब आपको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। नेम शुड नॉट कनेक्ट और लिंक विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो नेम है उसमें ऐसा नाम नहीं लिखाना चाहिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिंक कर रही है कंपनी, कि आपको लगे नहीं है गवर्नमेंट कंपनी, तो वो भी आपकी कंपनी वर्ड मानी जाएगी। अल्टरेशन मतलब चेंजेस थोड़े बहुत जैसे ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, ये कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय स्पेशल रेजुलेशन एंड रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कंपनी अपना नेम, अगर मान लो उसने MOA बना दिया, उसमें नेम लिख दिया, कल को कंपनी चल पड़ी है, अगर उसमें MOA में जैसे मान लो आपने कंपनी का नाम चेंज करना है
तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटर्न अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, तो आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे हम करते हैं इसका नेक्स्ट कंटेंट। ओके, अब हम करेंगे अपना सेकंड क्लॉज, क्या है, सिचुएशन एंड डोमिसाइल क्लॉज। अब डोमिसाइल वर्ड से ना आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ पर रह रहे हो ना, वहाँ का एक डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है, एक आपका जैसे मान लो एड्रेस प्रूफ होता है कि ये यहाँ का बंदा है, यहाँ का नागरिक है, ठीक है। जैसे कई स्टेट में आपको डोमिसाइल बनवाना पड़ता है, बट कई स्टेट में आपको डोमिसाइल नहीं बनवाना पड़ता। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू है, जम्मू कश्मीर में आपको डोमिसाइल बनवाना पड़ता है, चाहे आपको एडमिशन लेनी हो, चाहे कुछ लेना, अगर आप उस स्टेट के नहीं, आपको बाहर से गए हो कहीं, ठीक है। वो डोमिसाइल एक एड्रेस प्रूफ की तरह डॉक्यूमेंट होता है। इसमें क्या होता है, दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। इस क्लॉज में क्या कहते हैं, आपका नेम ऑफ द स्टेट, मतलब उस स्टेट का नेम मेंशन होना चाहिए जो जहाँ पर आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। मान लो आपका रजिस्टर ऑफिस पंजाब में है, तो आपको क्लॉज में आपको पंजाब लिखना है, या बिहार में है बिहार लिखना है, राजस्थान में है राजस्थान लिखना है, कि इसमें वो स्टेट मेंशन होनी चाहिए जहाँ पर आपका रजिस्टर ऑफिस है, कि आपका रजिस्टर ऑफिस जिस स्टेट में है उस स्टेट का नाम होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज अ कंपनी गेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ओनली दैट स्टेट। ये नेसेसरी क्यों है, क्योंकि उसी स्टेट से आपको कंपनी रजिस्टर करेगी, रजिस्ट्रार आपके पास उसी स्टेट जहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कि जहाँ सोचा आपने कंपनी का ऑफिस बनाना है, आपको उस स्टेट को मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसी स्टेट से परमिशन मिलेगी। जैसे लिखा है, इट इज नेसेसरी बिकॉज द कंपनी गेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ओनली दैट स्टेट, कि उसी स्टेट से ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी, ठीक है। आगे अल्ट्रेशन, आप उसको अल्ट्रेशन, मान लो आपने चेंजेस लाने, तो आप चेंजेस कैसे ला सकते हो इसमें। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रेशन मतलब कि आपको थोड़े बहुत जो चेंजेस लाने हैं, तो आप कैसे ला सकते हो अगर आपने उस क्लॉज में चेंजेस करने हैं। तो क्या होता है, पहले क्या है, बाय पासिंग स्पेशल रेजुलेशन एंड सैंक्शन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द बोथ द स्टेट इफ द ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। क्या होता है कि आपको ना एक स्पेशल रेजुलेशन भी पास करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किससे, रजिस्ट्रार से, किससे, बोथ द स्टेट। बोथ द स्टेट कब, जब आपको अपना ऑफिस वन स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना। फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस पंजाब में है, ठीक है, आपने राजस्थान शिफ्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा क्या, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि कौन कौन से रजिस्ट्रार के पास जाके, कौन कौन से स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाके, एक पंजाब के, जैसे जिस स्टेट में आपका ऑलरेडी ऑफिस है उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाके आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरा, आपने राजस्थान शिफ्ट करना है, तो राजस्थान के जो स्टेट है उसमें जो रजिस्ट्रार होगा उसके पास जाके अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो आप अपना ऑफिस अपना वन स्टेट से दूसरे स्टेट पे शिफ्ट कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, दोनों रजिस्ट्रार के पास जाना है और आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। आगे आपका क्या है, बाय पासिंग ए स्पेशल रेजुलेशन ओनली द ऑफिस शिफ्टेड फ्रॉम वन टाउन टू अनदर। आपको स्पेशल रेजुलेशन ही पास करना पड़ेगा जब आपने स्टेट के अंदर ही शिफ्ट करना, कि एक शहर से दूसरे शहर से शिफ्ट करना। तो एक तो सिंपल आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करके आप कर सकते हो शिफ्ट। उसमें स्टेट का मतलब रजिस्ट्रार के पास ही जाने से, क्योंकि रजिस्ट्रार तो सेम ही है ना स्टेट का, पूरे स्टेट का है वो हैंडल कर रहा। आप स्टेट में जहाँ मर्जी हो स्पेशल रेजुलेशन पास करके आप जा सकते हो एक शहर से दूसरे शहर। आगे क्या है, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन इफ द ऑफिस टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर, ठीक है, विद इन द सेम टाउन। अगर सेम ही शहर के अंदर आपने शिफ्ट करना है, कि हाँ मान लो एरिया ही बदलना, इधर से उठा के आप एक ही शहर के अंदर किसी और जगह ले गए, मतलब ये शहर एक ही है बस जगह बदल ली आपने, आप सिंपल सा एक रेजुलेशन ऑर्डिनरी जिसको कहते हैं रेजुलेशन पास करके आप जगह बदल सकते हो। ये था सिंपल हमारा नेम क्लॉज। इसमें आपको स्टेट मेंशन करना पड़ता है और जिस स्टेट में आपने अपना रजिस्टर ऑफिस बनाना है। बाकी अल्टरेशन आपको क्या कहते हैं, इसको मेंशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको वहीं से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है उसी स्टेट से। बाकी हम करते हैं अगला थर्ड क्लॉज है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज उस नाम से पता लग रहा है कि उसमें ऑब्जेक्टिव बताए होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, इट कंटेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसमें क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव बताया होता है कंपनी का, क्या है मेन उसका ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लीगल। जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है हमें वो लीगल होना चाहिए। जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमने रखा है वो लीगली होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलीगल हो, वो लीगल होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी ऑपोजिट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाया
और ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, जो लॉ के ऑपोजिट नहीं होना, विरुद्ध नहीं होना चाहिए कि लॉ ये कहता है हमने उल्टा बना दिया ऑब्जेक्टिव, तो हमारी कंपनी रजिस्टर नहीं होगी, वो हमारी कंपनी चल नहीं सकती पॉसिबली। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए, उसके बाद लॉ के तहत होना चाहिए। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव लॉस होता है ये मेन क्लॉज होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं कंपनी के। ठीक है, अल्टरेशन क्या होती है? बाय पासिंग स्पेशल रेजुलेशन एंड ऑब्टेन परमिशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, कि स्पेशल रेजुलेशन पास करके कंपनी बोर्ड लॉ से आपने परमिशन लेके आप उसकी अल्टरेशन कर सकते हो। आगे आपका लाइबिलिटी का लॉस। अब लाइबिलिटी का लॉस आपको पता ही है लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये पता ना। लाइबिलिटी के लॉ में लाइबिलिटी के बारे में बताया होगा आपको। तो लाइबिलिटी का लॉस क्या कहता है? दिस क्लोज कंटेन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। इस क्लोज में क्या होता है? लाइबिलिटी बताई गई होती है मेंबर की, जो कंपनी के मेंबर है ना उनकी लाइबिलिटी बताई गई होती है इस क्लॉज में। आगे क्या है? फॉर एग्जांपल लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। लिमिटेड बाय शेयर ऐसा है कि मैंने फॉर एग्जांपल जितने के शेयर लिए हैं मैं उसका उतना ही लाइबल होऊंगा। ठीक है, और लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी में जितनी की मैंने गारंटी दी है उतने का ही मैं लाइबल हूँ। अगर उससे ज़्यादा लॉस होता है वो कंपनी चुकाए, जैसे मर्जी चुकाए, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। लिमिटेड बाय शेयर में कैसे है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक हज़ार शेयर लिए हैं, तो इसके बदले मैंने 10 रुपये का एक शेयर था, अब मेरा हो गया 10,000 रुपये के शेयर। ठीक है, उसमें से जितने का मैं इतने शेयर का लायबल हूँ। अगर लॉस होता है कंपनी को, मेरे 10,000 रुपये का शेयर लेके लॉस चुका दो, उसके ज़्यादा मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर मैंने उसमें से अभी 7,000 रुपये दिए हैं, अभी 3,000 रुपये नहीं दिए, तो हाँ मुझे 3,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। जितने का शेयर टोटल अमाउंट बनता उतने पैसे मुझे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 7,000 रुपये के शेयर के पैसे दिए, 3,000 रुपये नहीं दिए मेरे, मैं 3,000 का लाइबल होऊंगा वहाँ पे। और लिमिटेड बाय गारंटी क्या है कि मैंने कंपनी से गारंटी कह दी है कि मैं 10,000 का गारंटी लेता, उससे ज़्यादा गारंटी नहीं लेता, तो मैं 10,000 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे, उतने की मैं गारंटी ले। तो ये था आपके लिमिटेड क्लॉज में आता है। अल्ट्रेशन क्या है? इफ कंपनी वांट टू बी अल्ट्रेशन देन इट मस्ट बी पास बाय अनोमियस रेजुलेशन। अब कंपनी अगर उसको चाहती है कि चेंज करना चाहती है, कैसे पास कर सकती है? अनोमियस रेजुलेशन। अनोमियस मतलब होता है कि सबकी सहमति से, कि जितने भी मेंबर है सबकी सहमति हो तो उससे वो पास कर सकती है। आगे हम करते हैं अपना नेक्स्ट, आगे हम करते हैं आपका कैपिटल क्लोज। अब कैपिटल क्लोज क्या है कि जितनी हमारी शेयर कैपिटल है उसके बारे में बताया होगा। इस क्लोज में क्या होता है? इसमें दिस क्लोज स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड। इसमें वो अमाउंट बताया गया होता है कैपिटल का, शेयर कैपिटल का, जिससे हमारी कंपनी रजिस्टर हुई है। कि हमने मान लो कि 1 लाख के शेयर कैपिटल इशू करना था, तो हमें अमाउंट स्पेसिफाई करना। जब हम रजिस्ट्रेशन कराने गए थे कंपनी की, हमें आपने पढ़ा था कि हमने जितने शेयर कैपिटल इशू करना होता बताना पड़ता। तो जैसे मान लो आपने शेयर कंपनी रजिस्टर कराई, हो सकता आपने 1 लाख के शेयर इशू करने थे, तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा उसमें कि इसमें क्या होता है? द स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। जो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है जो हमने रजिस्टर कराई थी, जितनी अमाउंट हमने इशू की है उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा इसमें। अ कंपनी कैन इशू ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर विच आर ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम। और कंपनी उतने ही शेयर इशू कर सकती है जो जितने की मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं। ठीक है, दोबारा से बता दूं, इसमें आपको जब आपने रजिस्ट्रेशन कराने जाना है उसमें आपको जितना मेंशन रजिस्ट्रेशन कराने गए थे या रजिस्ट्रेशन करानी, जितना अमाउंट आपने इशू करना शेयर कैपिटल का, उसको आपको लिखना पड़ेगा। उसके दूसरा क्या पॉइंट है कि जितना हमारे मेमोरेंडम में लिखा है उतना ही हम शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं इशू कर सकते। तो आगे का अल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? बाय पासिंग स्पेशल रेजुलेशन बाय ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड, की एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा और अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किससे? कंपनी लॉ बोर्ड से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आगे आपका आ गया एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। इसमें क्या है? सिंपल सा है। इसमें क्या होता है कि आपका कंटेनर डेक्लेरेशन और डायरेक्टर जो होते हैं उनकी डेक्लेरेशन लिखी होती है, वो एक लाइन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं वो? वी द सेवरल पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस आर सबमिटेड आर डिसीजन ऑफ बीइंग की फॉर्म्ड इनटू कंपनी अकॉर्डिंग विद द एमओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या लिखा है? वी द सेवरल पर्सन, जितने भी हम पर्सन है उसका नेम और एड्रेस आर सबमिटेड, उसका हमारे नेम और एड्रेस सबमिट कर दिए गए हैं, और हमारा डिसीजन ऑफ बीइंग फॉर्म्ड कंपनी अकॉर्डिंग विद एमओ, और हमारा डिसीजन है कि हम अब एमओ के तहत अपनी कंपनी को बना सके, चला सकें। ठीक है, इसमें अल्ट्रेशन नहीं की जा सकती। दिस कैन नॉट बी अल्टर। ये था हमारा एमओ। आगे हम करते हैं ए। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
जैसे हमने एमओए किया था उसमें आपको बताया गया होता है पावर और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी के। इसमें पावर, ड्यूटी और राइट्स क्या बताए होते हैं किसके, इंटरनल अफेयर्स के, कि अंदर कंपनी के क्या क्या अंदर से इंटरनल अफेयर्स के क्या क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटी है लोगों की, किसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स है। उसमें कंपनी के क्या कहते हैं वो आपको बताए गए थे पावर। इसमें अंदर वाले लोगों के जो अंदर काम करें उनकी क्या पावर, ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बताया गया होता है। इट कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इंटरनल अफेयर, कि रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए होते हैं और किसके, मैनेजमेंट के, किसके रिगार्डिंग इंटरनल अफेयर के अंदर कैसे मैनेज करना हमने, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन। आगे क्या, इट डिफाइंड पावर एंड ड्यूटी एंड राइट ऑफ मैनेजर एंड ऑफिसर, बीओडी, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें राइट, ड्यूटी और पावर बताई गई थी किसके, ऑफिसर की, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एंड मैनेजर की, ठीक है। इफ कंपनी डज नॉट वांट टू फॉलो कंपनी डजंट वांट टू प्रिपेयर एओए देन इट कैन फॉलो टेबल एफ, कि कंपनी अगर आप ये बनाना नहीं चाहती, आपका एओए नहीं बनाना चाहती, तो टेबल एफ को फॉलो कर सकते। जैसे एमओए में कंपल्सन था कि आपको बनाना ही पड़ेगा, बट इसमें आपको कंपल्सन नहीं, अगर नहीं बनाना चाहते तो आप टेबल एफ को फॉलो कर सकते। आगे क्या, कंपनी कैन सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम दिस 99 मॉडल ऑफ टेबल एफ, कि कंपनी के टेबल एफ में आपके 99 मॉडल दिए गए हैं, उसमें से एक चूज कर सकती है, उसको फॉलो कर सकती है। क्या लिखा है, कंपनी कैन सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम टेबल एफ 99 मॉडल ऑफ टेबल एफ, कि 99 मॉडल दिए गए होते हैं टेबल एफ में, उसमें से एक चूज करके आप अपनी कंपनी में चला सकते हैं। इट आल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उसको हम क्या कहते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। आगे इसके कंटेंट बताए गए हैं, क्या क्या इसमें कंटेंट रहते हैं, बड़े सारे कंटेंट है, आप सिंपल पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना, जो याद होंगे पेपर में लिख लेना। बट ये याद रखना, जो एमओए एंड एओए में से एग्जाम में जरूर आएगा, सबसे मेन टॉपिक होता है, इसको पढ़ के जाना, इसके कंटेंट भी पढ़ के जाना। मैंने थोड़े से लिखे हुए हैं, आप पूरा बुक रीड करके जितने याद हो सके उतने कर लो, ठीक है। सिंपल से कंटेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या आपकी कंपनी में जो अंदर से होता है, जो उसमें से बताना आपको क्या क्या कंटेंट आएगा। किसमें क्या, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी हमारी शेयर कैपिटल की अमाउंट है। आगे क्या, राइट ऑफ शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर्स की क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, किसकी प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट की, शेयर कैसे अलॉट करने हमने। ओके, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ बीओडी मैनेजर की, राइट्स एंड ड्यूटी कैसे मैनेजर की, प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर एंड ट्रांसफर शेयर की, फॉरफीचर कैसे करना हमने शेयर का, ट्रांसफर कैसे शेयर करने, ये सारी इसमें चीज़ें बताई गई थी। आप बुक में रीड कर लेना, अच्छे से टॉपिक बताया गया इस पर, उसके बाद पेपर में जाकर लिख देना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, ये पढ़ के जाना, पेपर में जरूर आएगा, फेवरेट टॉपिक होता है टीचरों का ये। आगे क्या, अल्टरेशन में चेंजेस कैसे ला सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट नेसेसरी, बड़ा इजी प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत कोई नहीं होती। अगर आप सब में सहमत हो, आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं सहमत हो मत करो चेंज, इसमें गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाएगी। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक खत्म होता है, यहाँ से आपका सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है बिजनेस स्टडी बुक का, क्लास 11 का। आगे वाले वीडियो में हम करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर जो भी होगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी आपको ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।